नमस्कार छात्राओं, अब तक हमने अपने द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में नाटक के बारे में विचार विमर्श किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ और नाटक के तत्वों के आधार पर किसी नाटक की समीक्षा कैसे की जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में कोणार्क नाटक है जिसके लेखक जो हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। माथुर जी ने कोणार्क की रचना किस उद्देश्य से की, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के लेखक एवं नाटककार थे। वे उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में इनको विशेष सफलता मिली है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे ही रेडियो में लेकर आए थे। सुमित्रानंदन पंत से लेकर बालकृष्ण शर्मा, नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना तंत्र विकसित और स्थापित किया था। जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंद प्रेमानुकूलता है। कोणार्क उनका एक उत्तम नाटक है। इतिहास, संस्कृति और समकालीनता मिलकर निरवधि काल की धारणा और मानवीय सत्य की आस्था को परिपुष्ट करते हैं। घटना को तथ्यता और नाटकीयता के बावजूद महाशिल्पी विशु की चिंता और धर्मपद का साहसपूर्ण प्रयोग, व्यवस्था की अधिनायकवादी प्रवृत्ति से लड़ने और जूझने की प्रक्रिया एवं उसकी परिणति का संकेत नाटक को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इस नाटक में विभिन्न पात्र हमें इस नाटक में दिखाई देते हैं, जिसमें मैंने अभी विशु और धर्मपद के बारे में थोड़ा सा संकेत आप लोगों को दिया है। और इन दोनों महान शिल्पकारों के कारण ही कोणार्क नाटक जो है वो एक सफल और उत्तम नाटक बन पाया। कल्पना की रचनात्मक सामर्थ्य और संस्कृति का समकालीन अनुभव कोणार्क की सफल नाट्य कृति का कारण माना जाता है। कोणार्क के अंत और घटनात्मक तीव्रता तथा परिसमाप्ति पर विवाद हुआ है, परंतु उसके संप्रेषणात्मक प्रभाव पर प्रश्न चिन्ह संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी रचनाकार जब किसी रचना का सृजन करता है तो उसमें बहुत से विवाद उठना संभव होता है और विवाद चूँकि उठ सकते हैं लेकिन उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता। कोणार्क शासन व्यवस्था के अन्याय और शोषण के संदर्भ में कलाकारों के दायित्व बोध को जगाने वाली एवं शोषण के विरुद्ध नए चिंतन के क्रम में संगठित विरोध की संवेदना से प्रेरित होकर रची गई यह नाट्य कृति है। कोणार्क में स्थित भव्य सूर्य मंदिर ऐतिहासिक निर्माण की कल्पना की पृष्ठभूमि में जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क में मानवीय संवेदना को उद्घाटित किया है। उत्कल नरेश नरसिंह देव की आज्ञा से सूर्य मंदिर का निर्माण होता है। बाहरी युद्धों में लगे रहने के कारण उत्कल नरेश का महामात्य मंदिर की देखरेख तो करता है, परंतु शिल्पियों पे अत्याचार भी करता है। इस निर्माण के साथ साथ एक प्रणय गाथा भी साथ चलती है। यह कथा प्रधान शिल्पी विशु और चंद्रलेखा की है। विशु चंद्रलेखा को प्यार तो करता है, किंतु जब वह गर्भवती होती है तो वह उसे छोड़कर भाग जाता है। 20 वर्ष बाद उसका पुत्र धर्मपद मंदिर के बारे में सुनकर विशु के साथ काम करने के लिए आता है और मंदिर निर्माण होने पर उत्कल नरेश उसे देखने के लिए आते हैं। उसी समय महामात्य छल से स्वयं को राजा घोषित कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करता है। धर्मपद के आह्वान पर धर्मपद घायल हो जाता है। उसी समय विशु को लगता है कि धर्मपद उसका अपना पुत्र है। पुत्र की बलि से विशु तड़प उठता है और शिल्पी के प्रतिकार स्वरूप मंदिर को तोड़कर गिरा देता है। श्रमिकों के जागरण और कला पर राजकीय बर्बर राजनीति का प्रवेश कलाकार के मन में किस प्रकार का भाव पैदा करता है, इस कृति से हमें ज्ञात होता है। इस नाटक में कोई स्त्री पात्र नहीं है और 12 पुरुष पात्र हैं। चरित्र चित्रण में नाटककार ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर चरित्रों को गहरी प्रभाव क्षमता प्रदान की है। पात्रों के अंतर संघर्ष को उभारना ही उनका लक्ष्य है। इस नाटक में भावना का तीव्र संघात है।
इस तरह हम देखते हैं कि कोणार्क नाटक, जो कि एक बहुत बड़ा नाटक है, और उस नाटक की रूपरेखा क्या थी और किस संदर्भ में इसको लिखा गया था, नाटककार का क्या उद्देश्य था, उसके बारे में हमने आज थोड़ी सी चर्चा की है। आपको मैं अगले भाग में इसके बारे में और विस्तारपूर्वक बताऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार।